गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम आईसीआई मॉड्यूल के डायरेक्ट टैक्स से पढ़ रहे थे। अब सीए इंटर की आईसीआई के मॉड्यूल से स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कर रहे हैं। चैप्टर 1 है, इसमें हम इनकम की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। इनकम की डेफिनेशन में हमने 15 पॉइंट तक कवर कर लिया था, पेज नंबर 29। अब हम पेज नंबर 30 पर नेक्स्ट 16 पॉइंट पे आते हैं, जो इनकम की डेफिनेशन है। इनकम की डेफिनेशन क्यों दी गई है? क्योंकि इनकम पे ही इनकम टैक्स लगेगा, तो टैक्स वालों ने आपको बता रखा है कि ये चीज़ें इनकम आनी चाहिए, और अगर आपको कहीं से ये रिसीव हो रही है इनकम, कहीं से अर्न कर रहे हैं, तो आपको इस पर इनकम टैक्स देना होगा। 16 पॉइंट है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जो आप डे टू डे पर्पज़ के लिए अपने बिजनेस में खरीदते बेचते हैं, एज ऑन द डेट ऑफ इट्स कन्वर्जन और इनटू और ट्रीटमेंट एज कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 5A। या वैसे आगे पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा समझ लें। जैसे आप एक बिजनेस कर रहे हैं, सपोज आप बिजनेस करते हैं क्लॉथ्स का, आप क्लॉथ्स का बिजनेस करते हैं, कपड़े का। अब आपने ज्वेलरी का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, एक से ज़्यादा भी बिजनेस कर सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस भी आप कर सकते हैं। ये ज्वेलरी का बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया। अब आपने क्या किया, अब बिजनेस की जो ज्वेलरी का बिजनेस है, तो आपके लिए ज्वेलरी इन्वेंट्री है, स्टॉक है, जिसे आप डे टू डे बेचेंगे और खरीदेंगे। ये तो आप 11th क्लास से समझते हैं, स्टॉक और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में वापस आपको बताया, तो वैसे पुराने वीडियोस में आपको बता दिया गया था, एक होता है स्टॉक वर्ड, एक होता है इन्वेंट्री वर्ड, और एक होता है स्टोर वर्ड। अगर आपके पास केवल रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है, तो उस केवल रॉ मटेरियल का टोटल स्टोर्स कहलाता है। अगर आपके पास स्टॉक है, सॉरी WIP है और रॉ मटेरियल है, इस WIP और फिनिश गुड, सॉरी WIP और फिनिश गुड से इसका टोटल जो है वो स्टॉक कहलाता है। इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है, जिसमें रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, WIP भी आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस थोड़ा बन गया, थोड़ा बनना बाकी है, और फिनिश गुड्स, इन तीनों की टोटल को बोलते हैं इन्वेंट्री। तो स्टोर का मतलब केवल रॉ मटेरियल से होता है, स्टॉक में WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, थोड़ा सामान जो बन चुका, बनने वाला है, वो इसमें आता है, और फिनिश गुड जो बन के तैयार है बिकने के लिए। और इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है, जिसमें रॉ मटेरियल भी आता है, WIP भी आता है, और फिनिश गुड्स भी आता है। अब ये ज्वेलरी आपने बेचने के मोटिव से खरीदी, आप ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। सपोज आपने 50 लाख की ज्वेलरी स्टॉक के तौर पे रख रखी है अपने शोरूम पर बेचने के लिए, 50 लाख की ज्वेलरी मानते हैं। अब आप इस 50 लाख की ज्वेलरी को पर्सनल असेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब बिजनेस पर्सनल असेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब तक ये स्टॉक था, क्योंकि आपने बेचने के लिए अपने शोरूम में रख रखी है ज्वेलरी, तो स्टॉक है। इस स्टॉक को आप कैपिटल असेट, अभी असेट हो जाएगी आपकी, पर्सनल असेट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, असेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट करने पे तो कोई इनकम नहीं होगी, भाई मेरी ही ज्वेलरी है, मैं अब उसे घर पे पर्सनल असेट में, अपनी कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये कोई इनकम नहीं है। कन्वर्ट करना तो कोई इनकम नहीं है ना, कहीं से पैसे तो आएंगे ही नहीं। आपने अपने घर में यूज़ करने के लिए ज्वेलरी इस्तेमाल करने लगे, पर जिस दिन ये बिकेगी फ्यूचर में, जब आप इसे बेचेंगे एज ए कैपिटल एसेट के तौर पर, तो मान लीजिए जिस दिन आप कन्वर्ट कर रहे थे, उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, फेयर मार्केट वैल्यू। वैसे कैपिटल गेन वाले चैप्टर में डिटेल में आएगा, थोड़ा सा समझ लें। फेयर मार्केट वैल्यू, मान लीजिए ज्वेलरी 50 लाख की आपने खरीदी थी, आज इसकी मार्केट वैल्यू जो अब आप कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस दिन आप अपने पर्सनल घर में इसे यूज़ करने के लिए ले जा रहे हैं, पर्सनल सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैपिटल सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 70 लाख है आज। ये तो कॉस्ट प्राइस है जिस पे आपने खरीदी थी बिजनेस में बेचने के लिए। आज जब आप अपनी जो स्टॉक है, इसे आप कन्वर्ट कर रहे हैं कैपिटल एसेट में, अपनी पर्सनल सेट मतलब कैपिटल एसेट बना रहे हैं, अपने फ्यूचर में आप इसे यूज़ करेंगे, तो आज इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 70 लाख है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक होती है मार्केट वैल्यू, ध्यान से समझना, ये टर्म्स बड़े कंफ्यूज करते हैं आगे जाके। एक है मार्केट वैल्यू वर्सेस, और एक है फेयर मार्केट वैल्यू। इनमें क्या फ़र्क है? अगर किसी से कोई पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे? मार्केट वैल्यू बाजार मूल्य, फेयर मार्केट वैल्यू उचित बाजार मूल्य, हिंदी में अगर बोलते हैं। फेयर मतलब उचित, बिल्कुल सही, फेयर मार्केट वैल्यू। इससे पहले समझते हैं, जैसे ए और बी भाई हैं, मान लेते हैं ब्रदर हैं। ए क्लॉथ्स का बिजनेस करता है, कपड़े की इसकी शॉप है। बी का बर्थडे है, बी की बर्थडे पार्टी है, तो ए इसको या बर्थडे पार्टी नहीं है, कुछ भी अज्यूम कर लें, बी इसे शर्ट्स खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, और फिर आगे उसे बेचेगा या खुद काम मिलेगा, कुछ भी आप मान सकते हैं।
ये शर्ट इसको खरीद रहा है बी, ए से शर्ट खरीद रहा है, इस शर्ट को ए बी को बेच रहा है 700 रुपीज़ में, 700 रुपीज़ है, मार्केट में सेल हो रही है। एक का मार्केट मतलब जहाँ इसका प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे बिजनेस है वहाँ से ये एक बी को प्राइस पे बेच रहा है 700, तो ये मार्केट वैल्यू हो गई, क्योंकि मार्केट में बिक रहा है सामान तो ये मार्केट वैल्यू बोला जाएगा। पर सेम शर्ट, इसी तरह की जो सेम शर्ट है मार्केट में, वो एक आदमी दूसरे आदमी को 1000 रुपीज़ में बेचता है। जैसे मान लीजिए सी अनजान है, ए के लिए जानकार नहीं है, सी अगर खरीदने आता है ए से यही शर्ट, तो सी को वो 1000 रुपीज़ में सेल करता, तो ये भी मार्केट वैल्यू है, ये मार्केट में सेल हो रही है, पर ये फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है टैक्स के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने दूसरे पर्सन को तो जानबूझ के कम प्राइस पे बेचा क्योंकि वो आपका ब्रदर है, पर आप जो आपका ब्रदर नहीं है, जो आपका जानकार नहीं है, आप उसे ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू बोली जाएगी। ये मार्केट वैल्यू है पर ये फेयर नहीं है, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू क्या समझ में है? कोई अगर आपसे इंटरव्यू पूछ रहे हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है कई बार कि मार्केट वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू में क्या फ़र्क है। मार्केट वैल्यू तो मीन्स जो वैल्यू मार्केट में जिस प्राइस पे कोई चीज़ बिक रही है वो मार्केट वैल्यू है। फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू मतलब जब दो अनरिलेटेड पार्टी, कोई अगर आपसे पूछ रहे जैसे ए और सी यहाँ पे रिलेटेड नहीं है तो लिख लेना, अगर आप नोट करना चाह रहे हैं साथ के साथ एक कॉपी रखा करिए, ताकि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको बताई जाए तो आप उसे लिख सकते हैं, जो आपके फ्यूचर पर्पज़ के लिए काम में आ सकती है। दो अनरिलेटेड पार्टी ए और सी दोनों अनरिलेटेड हैं, अनरिलेटेड मतलब दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। दो अनरिलेटेड पार्टी जिस प्राइस पर ट्रांजैक्शन करती हैं, दो अनरिलेटेड पार्टी जिस प्राइस पर ट्रांजैक्शन करती हैं उसे आप फेयर मार्केट वैल्यू बोलते हैं, और यही वैल्यू कैलकुलेशन के लिए यूज़ में ली जाती है। इसे आर्म लेंथ प्राइस भी बोलते हैं। अगर अभी आप फाइनल में आएंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन एक टॉपिक पढ़ेंगे, आर्म लेंथ प्राइस भी बोलते हैं टैक्स में से, ALP आर्म लेंथ प्राइस भी बोला जाता है। यानी दो अनरिलेटेड पार्टी जिस प्राइस पर ट्रांजैक्शन करती हैं उसे फेयर मार्केट वैल्यू बोलते हैं। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। इसे आर्म लेंथ प्राइस भी बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में, ARM आर्म लेंथ प्राइस ALP भी बोला जाता है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक ये बोल रहा है कि अगर आपकी कोई स्टॉक था जो आपने बेचने के मोटिव से खरीदा था, अब आप अपना स्टॉक अपनी पर्सनल असेट में, कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हैं, तो जिस दिन आप कन्वर्ट कर रहे हैं उस दिन तो कोई टैक्स नहीं लगता, नॉलेज के लिए बता रहे हैं। पर ये जो वैल्यू है, इनका जो डिफरेंस है कन्वर्ट प्राइस का, कन्वर्जन करने पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, देखिए मान लीजिए ये 50 की खरीदी थी आपने ज्वेलरी, जिस दिन आपने कन्वर्ट किया अपने बिजनेस के स्टॉक को कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाया, घर में यूज़ करने के लिए ले गए इस ज्वेलरी को। खरीदी पहले बिजनेस के नाम से थी, तो ये आपकी स्टॉक थी, ज्वेलरी बेचने के मोटिव से खरीदी थी। अब आपने इसे पर्सनल असेट बना लिया, पर्सनल असेट या कैपिटल असेट, क्योंकि ज्वेलरी कैपिटल असेट है, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदी है आपने। अब आप इसे 1 साल बाद बेच रहे हैं सपोज, अभी तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, अभी तो कोई इनकम नहीं है, कन्वर्ट करना यानी पर्सनल स्टॉक बिजनेस के असेट को पर्सनल असेट में कन्वर्ट करना कोई इनकम नहीं है, अभी तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर मान लीजिए 1 साल बाद अभी ज्वेलरी बेचते हैं किसी को 90 लाख में, तो अभी सेल प्राइस हुआ, कंसिडरेशन बोल लें या सेल प्राइस बोल लें, तो ये अब बिक रही है ज्वेलरी, राइट। अब तो आप इसे बेच ही रहे हैं, तो सेल प्राइस और जो मार्केट वैल्यू थी, फेयर मार्केट वैल्यू थी कन्वर्जन वाली डेट को, सेल प्राइस 90 लाख है और ये जो मार्केट वैल्यू थी इसकी एट द डेट ऑफ कन्वर्जन 70 लाख थी। ये जो डिफरेंस आएगा, ये इनकम माना जाएगा, इस पे आपको टैक्स देना होगा। ज़्यादा डिटेल हम कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो आप ये समझ लें कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने स्टॉक को, इन्वेंट्री को पर्सनल सेट में कन्वर्ट करता है और फ्यूचर में वो जब उसे बेचता है और बेचने पे उससे जब इनकम होगी, सेल होगी, उसका जो डिफरेंस आएगा फेयर मार्केट वैल्यू का और जो इनकम का, उसे इनकम मानी जाएगी, उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो अब रीड कर लेते हैं फटाफट। तो आप इससे फेयर मार्केट वैल्यू बता दिया, जो दो अनरिलेटेड पार्टी जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन करती हैं वो फेयर मार्केट वैल्यू होती है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑफ इट्स कन्वर्जन, जिस दिन आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इनटू और ट्रीटमेंट एज कैपिटल अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 5B। नेक्स्ट, एनी कंसिडरेशन रिसीव फॉर इशू ऑफ शेयर, आपको पैसा मिल रहा है शेयर इशू करने पर, कंपनी की बात हो रही है, एज एक्सीड वो ज़्यादा मिला है, एज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B। इसे भी समझ लें, जब ये रूल प्राइवेट कंपनी पे लगेगा, अभी आप पढ़ेंगे अदर सोर्सेज वाले चैप्टर में आएगा। जैसे मान लीजिए एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, राइट, इसके शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है
और मार्केट में जनरली दो, अगर ये किसी अनरिलेटेड पर्सन को शेयर ट्रांसफर करें तो 700 में बिकेगा वो शेयर। है तो 100 का, फेस वैल्यू तो 100 की है, पर 700 में बिक जाएगा वो शेयर। मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू ये है। पर आप किसी को शेयर बेच रहे हैं 900 में, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू तो 700 ही है। पर आपको जो बंदा है वो आपको खरीदने पे कितने रुपए दे रहा है, 900 रुपीज़ दे रहा है। तो एक्सेस हो रही है जो शेयर के लिए आपको प्राइस मिल रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू 700 है शेयर की, यानी दो अनरिलेटेड पार्टी जिस प्राइस पे ट्रांजेक्शन कर रही है वो वैल्यू 700 है, पर कोई आपको 900 रुपीज़ मिलते हैं उस शेयर के लिए, यानी 200 रुपये एक्सीड कर रही है वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से, तो ये 200 रुपये आपकी इनकम मानी जाएगी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है अभी आप आगे पढ़ेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि इन सब के एक चैप्टर ही आएगा ढंग से डिटेल में। अभी आपको बस थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं जनरली उनमें 2 नंबर का पैसा इस्तेमाल होता है, जानबूझ के शेयर महंगे बेचे जाते हैं और उस पैसे को फिर यूज़ किया जाता है। तो ये रूल बनाया गया कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पैसा मिलेगा तो उस पर आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि कोई पागल ही देगा। जब मार्केट में 700 वैल्यू चल रही है आपके शेयर की तो कोई बंदा 900 में क्यों खरीदेगा आपसे। तो इसलिए ये रूल आएगा कि अगर एक्सीड करती है फेयर मार्केट वैल्यू से प्राइस, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो उस पर वो इनकम माना जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट मैं वापस पढ़ देता हूँ। एनी कंसिडरेशन रिसीव फॉर इशू ऑफ शेयर, आपको शेयर के बदले पैसा मिलता है, एक्सीड होता है वो प्राइस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर से ज़्यादा मिल रहा है। 18 एनी सम ऑफ मनी रिसीव एज एडवांस इफ सच सम इज फॉरफिटेड, अगर कोई पैसा आपको मिला है एडवांस में और आप उसे फॉरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, कॉन्सिक्वेंट टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9। इसे भी समझ लें, ये भी कैपिटल गेन वाले चैप्टर में आएगा टॉपिक, पर फटाफट समझ लें। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो अपना मकान बी को 50 लाख रुपीज़ में बेचेगा। ए ने एग्रीमेंट कर लिया बी के साथ में, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, आप फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं और लॉ की बुक में पढ़ चुके हैं। बी ने इसको 10 लाख रुपीज़ एडवांस दे दिया, और बाकी 40 लाख रुपीज़ बी ने बोला मैं 1 महीने बाद दे दूंगा। 50 लाख में बेचने का एग्रीमेंट हुआ है, बी ने 10 लाख रुपीज़ एडवांस दे दिया। एडवांस तो देना ही पड़ेगा ताकि अगला बंदा किसी और बायर को नहीं सर्च करे, आपको ही बेचे वो मकान। तो बी ने ए को एडवांस दे दिया 10 लाख रुपीज़ का, बाकी पैसे 40 लाख बचे। बी बोला 1 मंथ का टाइम पीरियड मांगा है, 1 महीने बाद दूंगा। अब 1 महीना पूरा हो गया पर बी ने 40 लाख रुपए का अरेंजमेंट नहीं हो पाया बी के पास, तो बी बोला अब मैं नहीं दे पाऊंगा 40 लाख रिमेनिंग, तो ये 10 लाख रुपए मुझे वापस कर दो। पर ऐसा नहीं होता है, मार्केट में रूल होता है कि जो एडवांस आपने दिया है और तो जो एडवांस वो फॉरफिट हो जाता है, आपको रिटर्न नहीं करता। अगर ए अच्छा इंसान होगा, अगर सच में अच्छा है, तब तो ये आपके पैसे लौटा देगा बी को, पर जनरली ऐसा नहीं होता। मार्केट में रूल फॉलो होता है कि अगर आप किसी को एडवांस देते हैं और अपना टाइम पीरियड पे जो अपनी ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल नहीं कर पाते, बी की ऑब्लिगेशन थी कि उसे रिमेनिंग 40 लाख देने थे ए को 1 महीने बाद, पर बी नहीं दे पा रहा, तो ए क्या कर सकता है, आपका एडवांस फॉरफिट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा आपने है, ए नहीं तोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप पीछे हट रहे हैं एग्रीमेंट को पूरा करने से, तो जो एडवांस है फॉरफिट हो जाएगा। भले आप कोर्ट में भी जाएंगे, पुलिस कंप्लेन करेंगे, तब भी कोर्ट ए का ही साथ देगा, क्योंकि ये कस्टम है, प्रथा है, रूल रिवाज है एक तरह से। तो ए ने आपके पैसे फॉरफिट कर लिए, तो ए को जबरदस्त पैसा मिल गया, बल्कि प्रॉपर्टी भी नहीं बेची और इसको पैसा मिल गया 10 लाख। तो ये जो 10 लाख है आपने किसी का एडवांस फॉरफिट किया इन्हें, ये आपकी इनकम माना जाएगा और 10 लाख पे इको टैक्स देना होगा। अगर ये वापस कर देगा आपको तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर आप किसी का एडवांस फॉरफिट कर देते हैं, कोई कैपिटल एसेट बेच रहे थे, कोई फिक्स एसेट आप बेच रहे थे, उसका एडवांस आप फॉरफिट करते हैं, तो उस एडवांस को इनकम मान लिया जाएगा। अब आ जाएगा समय पड़ते ही, एनी सम ऑफ मनी रिसीव एज एडवांस, आपको एडवांस में पैसा मिला था, इफ सच सम इज फॉरफिटेड कॉन्सिक्वेंट टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन, आपने उसको फॉरफिट कर लिया क्योंकि नेगोशिएशन बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया फॉर ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, वो एसेट कैपिटल एसेट यानी फिक्स एसेट वो आप नहीं बेच रहे हैं आप, तो फिर जो एडवांस आपने फॉरफिट किया वो इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट ईजी है, कुछ भी खास नहीं है। अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट की बात की जा रही है नेक्स्ट पॉइंट में एक तरह से, एनी सम ऑफ मनी, कोई पैसा मिलता है और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव, या कोई प्रॉपर्टी मिलती है विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट मतलब फ्री में, और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या कम कीमत में मिल जाती है बाय एनी पर्सन, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। गिफ्ट की बात की जा रही है, जैसे ए और बी फ्रेंड हैं, ए और बी दोनों फ्रेंड हैं। ए क्या करता है, बी की बर्थडे पार्टी पर बी को एक लैंड गिफ्ट करता है, ज़मीन,
लैंड। ज़मीन प्लॉट इसके फ्रेंड हैं दोनों। एक ए अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी पे या कोई भी ओकेजन हो सकता है, या ओकेजन नहीं भी है कुछ भी चलेगा, बस ए क्या कर रहा है अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर रहा है लैंड, इसके नाम कर रहा है ज़मीन, और इस ज़मीन की मार्केट वैल्यू है 2 करोड़। ऐसे फ्रेंड सबको मिले, ठीक है। ए बी को लैंड ट्रांसफ़र कर रहा है, दोनों फ्रेंड हैं, बी के नाम पे हो जाएगी प्रॉपर्टी बिना कुछ दिए, बी को कोई पेमेंट नहीं करना, बस ए बी का अच्छा फ्रेंड है इसलिए ए बी को ट्रांसफ़र कर रहा है 2 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो ये गिफ्ट हो गया। हम नॉर्मल लैंग्वेज में से गिफ्ट बोलते हैं, काइंड में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है। तो टैक्स वाले ने बोला अच्छी बात है, गिफ्ट आप दे सकते हैं, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बी को फ़ायदा हो गया, बी के लिए एक तरह से लैंड बिना पैसे दिए कुछ इनकम हुई है, इसे माना जाएगा। आपके लिए 2 करोड़ ये इनकम है, और इस 2 करोड़ पे बी को क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। क्लियर? 2 करोड़ रुपये जो इनकम हो रही है, आपको रिसीव हो रहा है किसी से गिफ्ट, तो ये आपके लिए इनकम है, इस पर टैक्स पे करना होगा। मान लीजिए बी बोला अच्छा नहीं लगता, देख ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है, फ्री में तो कोई चीज़ लेता नहीं किसी से, ऐसा कर मैं तुझे 20 लाख रुपए दे दूंगा। देख फ्री में मैं किसी से लेता नहीं हूँ, उसकी पॉलिसी है बी की कि फ्री में नहीं लेता, तो ज़बरदस्ती वो कह रहा है ऐसा अच्छा नहीं लगता, दोस्त है तो अपन क्या हुआ, ऐसा कर 20 लाख तो ले ही ले कम से कम शगुन के। तो आप 2 करोड़ की ज़मीन आपको मिली और आपने केवल 20 लाख रुपए ही दिए, तो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ऐसे बोलेंगे अपर्याप्त कंसिडरेशन, आप पूरा पैसा नहीं दे रहे, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है ये। तो आपने 2 करोड़ की चीज़ आपको मिली, 20 लाख आपने दिए, तो 1.1 करोड़ का फ़ायदा हो गया आपको, तो फिर रिमेनिंग अमाउंट पे आपको टैक्स देना होगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि कोई अगर आपको किसी से गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट कैश में मिल सकता है, काइंड में भी मिल सकता है, तो अगर आपको बिल्कुल फ्री में मिला है तब तो पूरी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी, आपके लिए इनकम है, और अगर आपने कुछ अमाउंट पे किया है तो डिफरेंस अमाउंट पे ही आपको टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट भी समझ लें, नेक्स्ट पॉइंट। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, इसने मिस्टर ए को अपॉइंट किया था। मिस्टर ए बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, इनको एज ए मैनेजर अपॉइंट किया था इस कंपनी ने, इनकी बहुत स्किल है, बहुत नॉलेज है। कंपनी ने एग्रीमेंट किया था कंपनी ने मिस्टर ए के साथ कि ये इन्हें 1 ईयर तक अपने यहाँ होल्ड करेगी, जॉब पे रखेगी, और पर मंथ इनको 5 लाख रुपीज़ सैलरी दी जाएगी पर मंथ। 1 ईयर का टाइम पीरियड है और पर मंथ इनकी सैलरी है 5 लाख। तो ये तो सैलरी तो इनकम होती है, तो आप पढ़ चुके हैं, सैलरी मिलते हैं, कहीं आप जॉब करते हैं तो सैलरी जो मिलेगी वो तो इनकम ही है, और इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्स लगेगा, जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे आगे। अब कंपनी 8 महीने बाद ही, आफ्टर 8 मंथ, इस एग्रीमेंट को तोड़ना चाहती है या मॉडिफिकेशन करना चाहती है, टाइम पीरियड कम करना चाहती है या तोड़ना चाहती है। तो अब आपको इस मिस्टर ए ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया, पढ़ चुके हैं एग्रीमेंट, अनुबंध जो होता है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आप पढ़ के आ चुके हैं फाउंडेशन में, कि अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वो बाइंड होता है लीगली आप पे, अब आप पीछे नहीं हट सकते। तो ए के साथ आपने एग्रीमेंट किया था कि 1 साल तक मिनिमम, आप 1 साल तक तो उससे जॉब पे रखेंगे, होल्ड करेंगे, और हर महीने 5 लाख सैलरी देंगे, पर आप बाद में 8 महीने बाद ही कॉन्ट्रैक्ट, अब आप कह रहे हैं कि 2 महीने बाद ही ऐसे कहते हैं कि नहीं 1 साल तो ज़्यादा है, हम तुम्हारे को 8 महीने ही रखेंगे, एग्रीमेंट को हम अमेंड करते हैं और सैलरी भी तुम्हारी 5 की जगह 3 लाख करी जाएगी। तो एक तरह से आप अमेंड मॉडिफाई कर रहे हैं कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से इसको नुकसान हो रहा है, तो एक केस कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, इससे आपका नाम खराब होगा। तो अब एक को कहते हैं ऐसा करो, 20 लाख रुपये तुम 10 लाख रुपये ले लो लमसम, और इस कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करने दो। मॉडिफाई मतलब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना चाहते हैं, ए मान जाता है, 10 लाख रुपए आपसे एक्सेप्ट कर लेता है मॉडिफिकेशन करने के बदले, तो ये ए के लिए इनकम हो गई। जो 10 लाख आपने उसे दिए अब मॉडिफिकेशन करवाने के लिए, चेंजेस करवाने के लिए एग्रीमेंट में, तो ये ए के लिए इनकम मानी जाएगी। पढ़ लें। एनी कंपनसेशन, आप कोई भी कंपनसेशन दे रहे हैं, किसी को आपने नुकसान पहुंचाया है, किसी के साथ हर्ट किया है, कंपनसेशन क्षतिपूर्ति, और अदर पेमेंट, कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, ड्यू टू और रिसीव बाय एनी पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा, इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, या तो उसे जॉब से निकाला जा रहा है, और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म एंड कंडीशन, या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो ये भी इनकम मानी जाएगी। अगर एक को बिल्कुल ही जॉब से निकाला जा रहा होता और उसको 50 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं, 10 लाख, जो भी वो एक्सेप्ट करता वो भी इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, सम मतलब अमाउंट रिसीव इंक्लूडिंग द अमाउंट एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस, जो आपको बोनस मिला अंडर अ लिप, LIP लिप मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हो रही है, अदर देन अंडर अ यूलिप, अभी आप पढ़ेंगे यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान अलग चीज़ है, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा, विच इज़ नॉट एग्जेम 10 सबसेक्शन 10D में एग्जेम नहीं है, टू द एक्सटेंट द सेम एक्सीड द एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम पेड
ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी नॉट क्लेम एज डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। यह ध्यान से पढ़िए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैं इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, पढ़ने में तो इतना जल्दी समझ में नहीं आया। जैसे आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, LIP लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो समझते ही हैं कि अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई डेथ होती है किसी पर्सन की, या कोई उस टाइम पीरियड मैच्योर हो जाता है, तो परिवार वालों को पैसा मिल जाता है। तो इसमें आपको प्रीमियम देना होता है हर साल, हर महीने, हर साल, जो भी एग्रीमेंट आपने किया। तो प्रीमियम आपने दिया 20 लाख का, पॉलिसी मैच्योर हो गई और आपको 25 लाख रुपीज़ मिले। पॉलिसी मैच्योर होगी तो ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे, तभी तो लोग पॉलिसी लेंगे। तो 20 लाख रुपए तो प्रीमियम आपने दिया था, अब और पॉलिसी मैच्योर हो गई, 10 साल बाद आपको 25 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, कि ब्याज मिल गया, हमने पैसा लगाया था कहीं पर पॉलिसी में, हमें उस पर इसे टैक्स की लैंग्वेज में बोनस बोला जाता है। जो इंश्योरेंस कंपनी आपको बढ़ा के जो पैसा वापस करती हैं, प्रीमियम से एक्सीड होता है, उस अमाउंट को बोनस बोलते हैं। वैसे आप इंटरेस्ट भी बोल रहे हैं समझने के लिए तो वो भी चलेगा, पर लॉ की लैंग्वेज में इसे बोनस बोला जाता है। और इस पर भी ये इनकम है कि दिए 20 लाख, मिल गए 25 लाख, तो 5 लाख पे टैक्स देना होगा। ऑल्दो सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे टैक्स नहीं लगता, पर अभी समझाने के लिए इतना समझने कि अगर आप प्रीमियम से एक्सीड अमाउंट आपको मिलता है, जिसे बोनस बोला जाता है पॉलिसी पर, वो टैक्सेबल होता है। वैसे भी ये चैप्टर में आएगा तो वहाँ ढंग से समझ में आएगा। नेक्स्ट, असिस्टेंस मतलब सहायता मिलती है आपको, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी समझते हैं अनुदान राशि, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, किसी डिपार्टमेंट से आपको सब्सिडी मिलती है। और ग्रांट मिलता है, अनुदान, कैश इंसेंटिव मिलता है आपको, कोई प्राइज मिलता है, कैश इंसेंटिव होता है। और ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक रिफंड, अभी आप पढ़ेंगे कस्टम CA फाइनल में, जब आप कस्टम ड्यूटी ज़्यादा दे देते हैं, वहाँ कुछ कंडीशन है, तो आपका जो कस्टम ड्यूटी दी आपने, इंपोर्ट करने पे जो पैसा दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे कस्टम ड्यूटी लगती है, तो कुछ कंडीशन है, वहाँ पे आपको ड्रॉबैक दिया जाता है, आपका पैसा रिफंड किया जाता है, आपको वापस मिल रहा है पैसा। और वेवर मतलब छोड़ दिया, आपको देने थे 1 लाख रुपए पर गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिए, मत दो। और कंसेशन मिला, आपको कम देना पड़ा। और रिम्बर्समेंट मतलब एक बार दिया पर पैसा वापस मिल गया बाय वॉट एवर नेम कॉर्ड, चाहे किसी भी नाम से आप बुला लें, चिंकी, पिंकी, बबली, कोई भी नाम आप यहाँ पे बोल दें इसको, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और एनी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी दे रही है और बॉडी दे रही है, कोई एजेंसी दे रही है, इन कैश या तो कैश में दे रही है और काइंड में वस्तु के तौर पे दे रही है, टू द असेसी को यानी पर्सन को, इज इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम, वो इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड माना जाएगा, वो इनकम ही माना। जैसे गवर्नमेंट ने कहा था, सपोज गवर्नमेंट आपको कैश इंसेंटिव देती है, गवर्नमेंट कई बार स्कीम चलाती है कैश प्राइस इंसेंटिव, कि अगर आप इतना एक्सपोर्ट कर दोगे, गवर्नमेंट ने बोला था अगर 50 करोड़ का एक्सपोर्ट करोगे आप साल में, एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, इंडिया के बाहर सामान बेचते हैं आप, एक्सपोर्ट होना चाहिए। फिर इंडिया में फॉरेन करेंसी आती है, विदेशी मुद्रा आती है, डॉलर आते हैं, और ये हमें ज़रूरी है, डॉलर चाहिए क्योंकि आपको डेवलपमेंट करना है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, आपको फॉरेन से पैसा आना चाहिए, तभी आप उसको अपने देश में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं। जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो आपको पेमेंट करना होता है, राइट। पेमेंट करने के लिए डॉलर चाहिए, क्योंकि वहाँ रुपए तो चलेंगे नहीं उस देश में, तो डॉलर कैसे आएंगे, या तो टूरिस्ट ज़्यादा घूमने आए आपके देश में, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए, या आप गुड्स बाहर एक्सपोर्ट करो और पैसा मिले। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो आदमी 50 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करेगा साल भर में, हम उसे 1 लाख रुपए कैश इंसेंटिव देंगे, कैश प्राइस देंगे या इंसेंटिव देंगे। तो ये 1 लाख रुपये, मान लीजिए आपने 60 करोड़ का, 50 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट कर दिया, राइट, तो आपको इंसेंटिव मिल गया 1 लाख रुपए का, एक्स्ट्रा इनकम हो गई, तो ये इनकम है, इस पर आपको टैक्स देना होगा। इसी तरह कोई टैक्स आपने दिया था, कस्टम ड्यूटी, गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर 50 करोड़ से ज़्यादा का आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपने जो कस्टम ड्यूटी दी थी 1 करोड़ मान लीजिए, वो वापस कर दी जाएगी, ड्रॉबैक मतलब रिफंड मिल जाएगा, तो ये वापस हो गया, आपकी टैक्स जो आपने पहले दिया वापस कर दिया गवर्नमेंट ने, तो ये भी इनकम माना जाएगा। यानी आप इसे सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि कोई भी सब्सिडी देती, कोई सहायता राशि देती गवर्नमेंट, कोई आपको इंसेंटिव देती है, कोई रिफंड करती है, तो वो इनकम माना जाएगा, उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। कई बार आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते हैं इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और इकोनॉमी डेवलप होती है। तो आप बाहर से कोई मशीन मंगा रहे हैं, सपोज़ 1 करोड़ की मशीन है, आप कोई मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, बाहर की टेक्नोलॉजी बाहर ज़्यादा अच्छी है अभी, तो आप बाहर से कोई मशीन मंगा रहे हैं 1 करोड़ की, ये इंपोर्ट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे उससे कोई मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में प्लांट लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 1 करोड़ में से 20 लाख हम देंगे आपको सब्सिडी,
सब्सिडी बोलते हैं इसे, सहायता राशि हिंदी में। कई जगह ऐसी स्कीम चलती है कि आप जितने की मशीन लगाएंगे उसमें कुछ अमाउंट गवर्नमेंट आपको देगी। तो 1 लाख तो आपके पास से जाएंगे, प्लस 20 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको दे भी तो देगी। तो नेट अमाउंट कितना गया आपके पास से? 80 लाख ही गए। तो फिर आप 80 लाख ही आपके लिए एक्सपेंस माना जाएगा, मतलब माना जाएगा आपने वो असेट 80 लाख की परचेज करी, 20 लाख की परचेज नहीं करी। ये इनकम नहीं मानी जाएंगे 20 लाख। अगर कोई, क्या समझ में आएगा, कैपिटल असेट खरीदने पे, कोई असेट खरीदने पे गवर्नमेंट आपको कोई कैश, गवर्नमेंट या कोई भी बॉडी, कोई भी एजेंसी आपको अमाउंट देती है तो वो अमाउंट इनकम नहीं माना जाएगा, वो बल्कि वो उस असेट की कॉस्ट को कम करेगा, क्योंकि ये असेट को खरीदने के लिए दिया जा रहा है तो असेट की कॉस्ट में से उसे घटाया जाएगा। असेट 80 लाख की ही मानी जाएगी। ओके, आप 11 से पढ़ रहे हैं। किसी कैपिटल असेट को एक्वायर करते समय, कैपिटल असेट बोल लें, फिक्स असेट बोल लें, किसी कैपिटल असेट को एक्वायर करते समय अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है, मतलब आपको कहीं से इंसेंटिव मिलता है, कोई सहायता राशि मिलती है, कोई पैसा मिलता है किसी थर्ड पार्टी से, तो वो अमाउंट उस असेट की वैल्यू में से कम हो जाता है और नेट वैल्यू को ही असेट की कॉस्ट माना जाता है। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो बैलेंस शीट में असेट दिखाते ही आप तो 80 लाख पे दिखाएंगे। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी अगर आपसे कोई पूछते हैं अकाउंट्स में, आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। पहले तो आप ये असेट खरीद के आएंगे, तो मशीनरी मान लीजिए मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे आप। असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं 1 करोड़ से, और टू बैंक, क्योंकि बैंक से ही जाएगा इतना बड़ा अमाउंट, कैश में तो पे होता ही नहीं है, 1 करोड़। ये आपने पेमेंट कर दिया, पहले आपने 1 करोड़ की मशीन खरीदी और ये पेमेंट हो गया। फिर गवर्नमेंट से आपको 20 लाख रुपए की क्या मिली है? सब्सिडी। तो पैसा आएगा, दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, गवर्नमेंट से 20 लाख रुपए आए हैं। असेट इंक्रीज हो रही है, बैंक बैलेंस असेट है, असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट। और 2 सब्सिडी, इनकम है, सब्सिडी रिसीव्ड अकाउंट, ये हो गया। पर ये जो सब्सिडी मिली है वो आपको मशीन के लिए मिली है, राइट, मशीन की तो आप इस सब्सिडी को पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। वैसे अपन पढ़ चुके हैं इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर किस में ट्रांसफर होती है? पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में जाती हैं। पर ये इनकम स्पेसिफिकली किसी फिक्स असेट के लिए मिली है। तो अगर कोई कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव होता है, किसी फिक्स असेट को खरीदने के लिए कोई अमाउंट आपको मिलता है गवर्नमेंट से, किसी भी एजेंसी से, कोई बॉडी कॉर्पोरेट से, तो वो उस असेट की कॉस्ट को कम करेगा क्योंकि आपके पैसे बच गए। तो नेक्स्ट एंट्री होगी थर्ड, सब्सिडी अकाउंट तो ये क्रेडिट है, बंद करते टाइम डेबिट हो जाएगा। सब्सिडी रिसीव अकाउंट डेबिट 20 लाख, और मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि मशीन आपको 1 करोड़ की नहीं पड़ी से 80 लाख की पड़ी, तो मशीनरी अकाउंट असेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए क्रेडिट। तो अब देखिए नेट इफेक्ट, अगर आप देखें मशीन 1 करोड़ से डेबिट है और 20 लाख से क्रेडिट है, तो नेट वैल्यू मशीन की कितनी बची? 8 लाख, और 80 लाख बची, और 80 लाख ही हम बैलेंस शीट में शो करेंगे असेट की वैल्यू। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अगर कोई गवर्नमेंट से, किसी थर्ड पार्टी से कोई सब्सिडी वगैरह मिलती है तो वो आपके लिए इनकम है। पर अगर किसी फिक्स एसेट को खरीदने के लिए मिलती है तो वो इनकम नहीं है, वो उसकी कॉस्ट को कम करेगी, ये लिखा हुआ है इसमें। हाउएवर सब्सिडी और ग्रांट, कोई सहायता राशि, अनुदान आपको मिलता है, रिम्बर्समेंट होता है, एक बार पेमेंट आप कर रहे हैं फिर गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, विच हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, यानी फिक्स एसेट जिन पे डेप्रिशिएशन लगता है, इन अकॉर्डिंग विद एक्सप्लेनेशन 10 टू सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 में लिखा है, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम। अगर किसी एसेट को खरीदने पे कोई सब्सिडी मिलती है, कोई ग्रांट मिलती है, कोई रिम्बर्समेंट मिलता है, कोई पैसा मिलता है, तो वह इनकम नहीं है, क्योंकि आप पढ़ेंगे अभी आगे 11 से पढ़ रहे हैं कि किसी फिक्स एसेट को खरीदने पे कोई अमाउंट मिलता है थर्ड पार्टी से, तो उस अमाउंट से उस एसेट की कॉस्ट कम हो जाती है, वो इनकम नहीं मानी जाती। तो इनकम की डेफिनेशन कवर्ड हो जाती है। मेजर इनकम में क्या आता है, और नहीं भी अगर आप ये पूरी डेफिनेशन आपको लर्न नहीं करनी, पर एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स तो आपको रीड कर लेना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं प्लीज़ मॉड्यूल से पढ़िएगा। मॉड्यूल बेस होता है, पेपर इसी में से बनेगा पूरा, चाहे कितने ही टीचर बोल दें, कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट आपको बोले नहीं नोट्स से पढ़। नोट्स का मतलब ही क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे नोट्स का मतलब क्या है, समरी, सारी चीज़ें तो नोट्स में नहीं डाली जाती ना, वरना बुक ही बन जाएगी। तो नोट्स आप अपने आप बनाइए, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ कोशिश करिए आप अपने आप उन नोट्स को बनाएं, क्योंकि अगर आप अपने हाथ से लिखते हैं कोई चीज़ें तो वो जल्दी लर्न होती हैं, राइट।
तो नोट्स समरी होते हैं, आप किसी भी रेफरेंस बुक को, किसी भी टीचर की बुक को यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्लीज़ आप सब्जेक्ट को, मॉड्यूल को 2 से 3 बार रेफ़र ज़रूर करें। उस कम से कम 2 से 3 बार मॉड्यूल आपकी आंखों के नीचे से निकला हो। निकालने का तो ये नहीं कि पेज पलट के देखना, आपने हर पेज मॉड्यूल का पढ़ा हो एटलीस्ट एक बार, क्योंकि अभी नवंबर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है और मई के लिए भी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने अंदर और लिख के पढ़ते हैं, ज़्यादातर चीज़ें लिख के पढ़िए। लिखने में भले ही 5 मिनट ज़्यादा लगते हैं, आपको ये लगता है, पर वो इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। वो लिखी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। और ज़रूरी नहीं आप मान लीजिए किसी को बोला जाए ये पैरा के नोट्स बनाओ, अब कई बच्चे होते हैं अरे मैं इसकी समराइज़ नहीं कर पा रहा इस पैरा को, तो कोई नहीं, आप पूरा पैरा ही लिख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। कई बार कई पैरा ऐसे होते हैं कि जिनको समराइज़ करना थोड़ा ट्रिकी होता है, टफ होता है, तो आप देख के उस पैरा को 3 से 4 बार हाथ से लिख लीजिए, 100% वो आपको याद हो जाएगा। बहुत 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 कम ऐसे चांसेस हैं कि अगर आप लिखें और आपको याद ना हो। तो कोशिश कीजिए कि जो आप लिख रहे हैं वो आपको याद हो। और मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने का, बहुत इजी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तो आप पास होने के चांसेस बढ़ते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि हर कोई पास हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि कंपटीशन है, अटैम्प्ट लग सकते हैं कई बच्चों के। जब सीए जैसी आप पढ़ाई कर रहे हैं या सीएस में आप इनरोल हैं, सीएमए में इनरोल हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो रिजल्ट कम ही रखना होता है, तो अटैम्प्ट लग जाते हैं। पर जनरली लिख के पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में, स्कैनर सबके पास में होते हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन सबके पास में होते हैं, तो मैं जैसे करता था कि 3 साल 3 बार अगर कोई क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का 3 बार या उससे ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है, या स्कैनर में एक ग्राफ होता है, चार्ट दिया होता है कि ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, ये टॉपिक 3 बार, ये 5 बार, ऐसे 6 बार। स्कैनर में तो पास्ट के क्वेश्चन मिलते हैं, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं और आपको पता भी होगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर 3 बार से ज़्यादा बार पूछा गया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उस क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 बार देख के ही हाथ से लिख लीजिए। चाहे आप कॉस्टिंग कर रहे हो, चाहे आप टैक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक अगर एग्जाम में 3 बार से ज़्यादा पूछा गया है, ध्यान से सुन लें, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप उसे देख के ही 4 से 5 बार लिख लीजिए, क्योंकि बुक से ही आएगा पेपर। कोई आप आईएएस की तैयारी तो नहीं कर रहे कि जीके अकबर के ज़माने की भी आ सकती है और करंट भी ज़माने की आ सकती है। ये डिफाइंड कोर्स है, इसमें से पेपर बनना है, तो आप पेपर बने, इसमें से बनेगा तो रिपीट होंगे, कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उस टॉपिक को 4 से 5 बार हाथ से लिख लीजिए, ढंग से देख के लिख लीजिए, तो भी वो आपको याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, रेगुलर रिसिट वर्सेस कैजुअल रिसिट। ये भी ध्यान से समझ लें। रेगुलर रिसिट मतलब जो रेगुलर हो रही है, कैजुअल मतलब जो कभी कभी हो रही है। जैसे सपोज मेरा कपड़े का बिजनेस है, क्लॉथ का बिजनेस है, ये पूरे 12 मंथ में करता हूँ और इससे मुझे इनकम हो रही है 10 लाख साल की, तो ये तो इनकम है ही। अब मैंने क्या किया, साल में एक दिन, केवल एक दिन मैंने चिप्स भी बेचे, चिप्स बेचे, कुछ भी मान ली चिप्स बेचे, और चिप्स बेच के मुझे 50,000 की इनकम हुई। कहीं पर भी एक ही दिन बेचे मैंने ये, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस पर तो नहीं दूंगा टैक्स, क्योंकि ये तो कैजुअल, ये तो मैं कभी कभी करता हूँ, और ये मैं रेगुलर कर रहा हूँ, इस पर दूंगा। ऐसा नहीं है, टैक्स वालों ने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, कोई डिफरेंस नहीं निकाला है। चाहे आप रेगुलर कोई एक्टिविटी कर रहे हो कोई इनकम कमाने के लिए, चाहे आप कैजुअल कभी कभी ऐसा करते हो, अगर आपको इनकम होती है, आपको कहीं से पैसे मिलते हैं, तो आपको टैक्स देना होगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि मैं कभी कभी कर रहा हूँ। ऐसे लॉटरी भी कभी कभी खुलती है, तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। चाहे आप रेगुलर बेसिस पे कमाएं, चाहे कैजुअल बेसिस पे कमाएं, इनकम आनी चाहिए। इनकम इन जनरल मींस अ पीरियोडिक मॉनिटरी रिटर्न। जनरली आपको टाइम टू टाइम, पीरियोडिक मतलब वो डेली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, एनुअली भी हो सकती है, रिटर्न होता है विच एक्रू, जो कि अराइज होती है और इज एक्सपेक्टेड टू एक्रू, या उम्मीद होती है कि वो रेगुलरली आपको मिलेगी फ्रॉम डेफिनेट सोर्स। हर आदमी का कोई ना कोई डेफिनेट सोर्स तो होता ही है ना इनकम का। जैसे मैं टीचर में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये सोर्स हुआ इनकम का, कोई जॉब कर रहा है तो उसका सैलरी हुआ सोर्स, तो रेगुलर इनकम भी होती है। हाउएवर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इवन कैजुअल रिसिट, कैजुअल मतलब जो कभी कभी मिलती हैं, किसी रेगुलर नहीं मिलती, विच डू नॉट अराइज रेगुलरली आर ट्रीटेड एज इनकम फॉर टैक्स, उस पर भी टैक्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल विनिंग फ्रॉम लॉटरी खुल गई, क्रॉसवर्ड पजल, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में आपने प्राइज जीता, एटसेट्रा। तो क्या समझ में आया कि चाहे रेगुलर इनकम हो चाहे कैजुअल इनकम हो, आपको टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट। रेवेन्यू तो समझते ही, ऑपरेटिंग इनकम डे टू डे एक्टिविटीज से जो आप कमाते हैं वो रेवेन्यू रिसिट होती है,
और कोई फिक्स एसेट बेच के आप पैसा कमाते हैं, लैंड बिल्डिंग वगैरह, तो वो कैपिटल रिसिट होती है, जिसे आप अकाउंट्स में कैपिटल प्रॉफिट बोलते थे। तो चाहे रेवेन्यू रिसिट हो चाहे कैपिटल प्रॉफिट हो, आपको टैक्स तो पे करना ही होगा। इनकम नॉर्मली रेफर टू रेवेन्यू रिसिट, जनरली रेवेन्यू रिसिट तो इनकम होते ही जो आपका रेवेन्यू, जो मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी से आप कमाते हैं, जो आपका मेन काम है। जैसे आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं तो फर्नीचर बेचने से जो आपको रिसिट हो रही है, पैसे मिल रहा है, वो रेवेन्यू रिसिट होगी। कैपिटल रिसिट आर जनरली नॉट इंक्लूडेड विद इन द स्कोप ऑफ इनकम जनरल पैरेलेंस, मतलब जनरली टैक्स वाले ने बोला कि कैपिटल इनकम पे हम टैक्स नहीं लेंगे जब तक कि इसे इंक्लूड नहीं किया जाए, पर डरी नहीं, इंक्लूड किया है। टैक्स वालों ने अलग से कैपिटल गेन चैप्टर ही बनाया है कि वो कैपिटल इनकम पे भी टैक्स लेंगे। However, the Income Tax Act 1961 has specifically included, साफ साफ बोला गया है इनकम टैक्स एक्ट में, that certain capital receipt within the definition of income, कि वो भी इनकम मानी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल गेन ऑन कैपिटल एसेट लाइक लैंड, ज्वेलरी बेचना, इन्हें भी टैक्स देना होगा। यानी क्या समझ में आया कि रेवेन्यू रिसीट तो ऑलवेज टैक्सेबल होती हैं, कैपिटल रिसीट यानी कैपिटल प्रॉफिट पे तभी टैक्स लगेगा जब टैक्स वालों ने उस पर कह रखा हो, और टैक्स वालों ने अलग से एक चैप्टर ही बना रखा है कैपिटल गेन, और उसमें उन्हें बता रखा है कैपिटल प्रॉफिट पे भी आपको टैक्स पे करना होगा। नेट रिसिट वर्सेस ग्रॉस रिसिट। ग्रॉस मतलब घटाने से पहले, नेट मतलब घटाने के बाद। जैसे सपोज मेरा कपड़े का बिजनेस है, मैं पहले कपड़े खरीदता हूँ, क्लॉथ्स परचेज करता हूँ। सपोज मैंने 90 लाख के क्लॉथ्स परचेज किए और फिर मैंने सेल करता हूँ, प्रॉफिट जोड़ के आगे सेल करता हूँ। मैंने 90 लाख के क्लॉथ बेचे सपोज 1 करोड़ 20 लाख में, 1 करोड़ 20 लाख में। तो ये तो मेरी ग्रॉस इनकम है। ग्रॉस सेल मतलब इनकम, सेल का मतलब इनकम ही एक तरह से, पर ये ग्रॉस है। ग्रॉस मतलब एक्सपेंस डिडक्ट करने से पहले। तो क्या मुझे पूरे ग्रॉस इनकम पे टैक्स देना होगा? नहीं। टैक्स वाले ने बोला कि ग्रॉस इनकम पे कभी टैक्स नहीं लगेगा। जो आपकी नेट इनकम आएगी, नेट मतलब एक्सपेंस घटाने के बाद, तो 90 लाख तो आपने खरीदने पे खर्चा किया था इन कपड़ों को, ये परचेज तो आपका एक्सपेंस हुआ, कॉस्ट हुआ, इसे लेस करके जो बचेगा 30 लाख, इस पे ही आपको इनकम टैक्स देना होगा। यानी कभी भी ग्रॉस इनकम पे नहीं देना होता, केवल नेट इनकम पे आपको टैक्स पे करना होता है। इनकम मीन्स नेट रिसिट। इनकम का मतलब यहाँ पे नेट रिसिट से है, नॉट ग्रॉस रिसिट। ग्रॉस रिसिट से नहीं है। नेट रिसिट आर अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंडिचर। नेट रिसिट कैसे आएगी? खर्चों को घटाने के बाद। इनकर्ड इन कनेक्शन, इन कनेक्शन होता है इन रिलेशन टू, जो इस विद अर्निंग सच रिसिट, उस अर्निंग को कमाने में जो खर्चे हुए हैं वो घटा दिए जाएंगे। द एक्सपेंडिचर विच कैन बी डिडक्टेड वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर ईच हेड इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर इनकम टैक्स इन 1961। अब कौन से खर्चे घटेंगे, कौन से नहीं घटेंगे, आप हेड पढ़ेंगे इनकम के। आपने मेरे स्टार्टिंग के 3rd वीडियो में आपने हेड ऑफ इनकम पढ़ा था, पढ़ेंगे। चैप्टर बने 5 हेड हैं। वैसे इनकम कमाने के बहुत से तरीके हैं, पर टैक्स वालों ने मेजर 5 हेड्स बनाए हैं इनकम कमाने के लिए। एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किराए पे मकान देते तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस प्रोफेशन करते हो बीएनपी हेड में आएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कोई फिक्स एसेट आप बेचते हैं तो कैपिटल प्रॉफिट होता है, वो कैपिटल गेन में आएगा। और जो इन चारों हेड में नहीं आएगी इनकम, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, कहीं जॉब करते हैं सैलरी कमाते हैं तो सैलरी हेड में आएगा। इसी तरह से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हर हेड्स में रूल बने हुए कि कौन सा खर्चा घटेगा, कौन सा नहीं घटेगा, वो आप आगे पढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम सर्टेन एलिजिबल बिजनेस और प्रोफेशनल इज ऑल्सो डिटरमाइंड ऑन प्रेजम्पटिव बेसिस, दैट इज अ सर्टेन % ऑफ ग्रॉस रिसिट। ये आप आगे पढ़ेंगे बीएनपी में कि कुछ छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो ढंग से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, तो टैक्स वालों ने बोल रखा है कि भैया तुम्हारी अगर सेल 100 रुपये है तो इसका 80% हम खर्चा मानेंगे, 20 रुपये पे टैक्स देना होगा। प्रेजम्पटिव मतलब अनुमान लगा के, ये % कौन बताएंगे? टैक्स वाले। अभी आप पढ़ेंगे कुछ बिजनेस में बिजनेसेस हैं जिनको टैक्स वालों ने बोल रखा है कि हम प्रेजम्पटिव बेसिस पे इनकम कैलकुलेट करेंगे। या तो आप प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करो। प्रॉपर अकाउंट मतलब कितनी सेल है, डे टू डे कितनी एक्सपेंस है, डे टू डे वो रिकॉर्ड रखो। पर अगर आप डे टू डे का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, आप स्मॉल बिजनेसमैन है, एक लिमिट है, अभी आप पढ़ेंगे तो हम अंदाजे से कुछ मानेंगे कि 100 रुपये में आपकी अगर सेल है तो 80% आपका एक्सपेंस होगा, 20 रुपये पे आपको टैक्स देना होगा प्रेजम्पटिव बेसिस पे। ये बीएनपी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आप, लिखा हुआ भी, दिस टॉपिक विल बी डिस्कस ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर। नेक्स्ट, ड्यू बेसिस विज़ मतलब एज पर अगेंस्ट रिसिट बेसिस, मतलब या ड्यू बेसिस पे टैक्स देना होगा या रिसिट बेसिस पे टैक्स देना होगा। वैसे भी समझ लें इनकम कमाने के 5 तरीके हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं पर टैक्स वालों के लिए मेजर 5 हेड बनाए हैं। एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी में आएगा।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप मकान किराए पे देते हैं और किराया मिलता है तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं तो इस हेड में टैक्स लगेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर कोई फिक्स एसेट बेचने में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल गेन में आएगा। और जो इन चारों हेड में नहीं आएगी इनकम, वो अदर सोर्सेज में आएगी, जैसे किराया, वो इंटरेस्ट मिला एफडी पर एक्सेट्रा, वो अदर सोर्सेज में आएगा। अब क्वेश्चन उठता है, सपोज मानिए सर मैंने कहीं पे जॉब ज्वाइन करी, मेरी सैलरी 12 लाख है साल भर की, पर मेरे एम्प्लॉय ने 2 महीने की सैलरी अब तक नहीं दी। 10 महीने की तो दे दी 10 लाख, पर 2 महीने की अभी रोक रखी है, उसे लॉस हुआ है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को देगा पर अभी नहीं दी है, 2 महीने की रोकी रखी है। तो क्या मुझे पूरे 12 लाख पे टैक्स देना होगा रिसिट बेस, या फिर मुझे 10 लाख पे देना होगा? रिसिट तो 10 लाख हुई, मिले तो 10 लाख है ना। ड्यू मतलब कमा तो लिया पर मिला नहीं, ड्यू मतलब वो होता है जो कमा लिया। तो 12 लाख तो मैंने कमाए, पर इसमें से 10 लाख पे तो रिसिट हो गया, मिल गया मुझे पैसा, पर 2 लाख अभी आउटस्टैंडिंग है, मिले नहीं है। ये अर्न तो कर लिए मैंने, एक्रूड इनकम जिससे आप 11th क्लास में बोलते थे, एक्रूड इनकम 11th-12 में, कि कमा तो लिया है पर मिला नहीं है। तो क्वेश्चन उठता है टैक्स मुझे 10 पे देना होगा या 12 पे? वैसे देना तो 10 पे ही चाहिए क्योंकि मिले ही 10 हैं, पर इनकम टैक्स वाले बोला कि नहीं, हम पूरे 12 लाख पे ही लेंगे। सैलरी में या तो ड्यू हो जाए आपकी सैलरी या रिसीव हो जाए, विच एवर इज़ अर्लियर, अभी आप पढ़ेंगे, जो भी पहले होगा उस पर टैक्स देना होगा। तो भले मिले 10 लाख है पर ड्यू तो 12 लाख ही हो गई ना, मिल तो आपको पूरे 12 लाख चाहिए थे, तो पूरे 12 लाख पे ही टैक्स देंगे टैक्स वाले आपसे। हाउस प्रॉपर्टी में भी ऐसा होगा। हाँ, बीएनपी बिजनेस एंड प्रोफेशन में और अदर सोर्सेज में टैक्स वालों ने चॉइस दी है आपको, या तो आप कैश बेसिस पे हमें टैक्स दीजिए या ड्यू बेसिस पे हमें टैक्स दीजिए। ड्यू बेसिस मतलब एक्रूअल सिस्टम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, कैश बेसिस, दो ही तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, या तो कैश बेसिस पे होती है अकाउंटिंग या ड्यू बेसिस पे होती है। कैश बेसिस पे क्या बोलते हैं अकाउंटिंग, जब मिलेगा पैसा तभी हम इनकम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ड्यू बेसिस क्या बोलता है, वेदर इनकम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, वेदर एक्सपेंस पेड और नॉट पेड, इफ सच इनकम और एक्सपेंस रिलेट टू द करंट फाइनेंशियल ईयर, सच इनकम और एक्सपेंस हैव टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। भले इनकम मिली हो या नहीं मिली हो, भले एक्सपेंस पे किया हो या नहीं पे किया हो, अगर वो इनकम और एक्सपेंस आपके करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है तो आपको उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा, और जब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो टैक्स भी लगेगा। तो बीएनपी और अदर सोर्सेज में तो चॉइस दी है कि भैया या तो मिल गया हो तो आप दे देना टैक्स, या ड्यू बेसिस पे दे देना, जो भी इच्छा है आप चूज़ कर सकते हैं, पर बाकी 3 हेड में जो टैक्स वाले बोलेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। इनकम इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस, या तो ड्यू बेसिस पे टैक्स लगेगा, ड्यू बेसिस मतलब कमा तो ली पर मिली नहीं अभी, तब भी लग जाएगा। और रिसिट बेसिस, रिसिट बेसिस मतलब जब मिलेगी तभी देंगे। फॉर कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड्स प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन and income from other sources, the method of accounting regularly employed by assessee should be considered। इन 2 हेड में तो आपकी बात मानी जाएगी। अगर आप अपनी अकाउंटिंग ड्यू बेसिस पे करते हैं तो ड्यू बेसिस पे टैक्स दीजिए, अगर आप कैश बेसिस पे रखते हैं अपनी अकाउंटिंग तो कैश बेसिस पे टैक्स दीजिए, विच कैन बी आइदर कैश सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम। मर्केंटाइल सिस्टम बोलने, ड्यू सिस्टम बोलने, एक्रूअल सिस्टम बोलने एक ही बात है। ये सिस्टम क्या बोलता है, चाहे इनकम मिली हो या नहीं मिली हो, चाहे एक्सपेंस दिए पे किया हो या नहीं पे किया हो, अगर आपकी वो करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है तो आप उसे रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में। और 11th-12th में हम ड्यू सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। सम रिसिट आर टैक्सेबल ओनली ऑन रिसिट बेसिस लाइक इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव ऑन कंपनसेशन और इनहांस कंपनसेशन। कुछ रूल बना रखे हैं टैक्स वालों ने कि कुछ इनकम पे तो वो कैश बेसिस पे ही टैक्स देंगे, जो आप आगे पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए आपको ब्याज मिला कंपनसेशन पे, इनहांस कंपनसेशन पे, कई बार गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेती है, तो फ्री में नहीं करती कब्जा, गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन देती है, तो इसे बोलते हैं गवर्नमेंट ने जो कंपनसेशन दिया। सपोज 1 करोड़ दे रही है आपको ज़मीन पे, अब कई बार लेट हो गई गवर्नमेंट और इस पर ब्याज भी दे रही है 10 लाख रुपए का 10% के हिसाब से, तो चाहे तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है और जो इनहांस कंपनसेशन पे जो आपको ब्याज मिल रहा है, ये तो तभी टैक्स लगेगा जब सच में मिल जाएगा। तो ये तो एग्जाम्पल है, आप इसको केवल इतना ध्यान रखिए कि ड्यू बेसिस पे भी एक अकाउंटिंग करने के 2 तरीके हैं जो आप 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, कैश अकाउंटिंग और एक्रूअल सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम। टैक्स वालों ने 2 में तो आपको चॉइस दी है, यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में और अदर सोर्सेज में, कि उन 2 में तो आप अगर कैश बेसिस पे देना चाह रहे हैं तो कैश बेसिस पे दीजिए टैक्स, ड्यू बेसिस पे देना चाहें तो ड्यू बेसिस पे दीजिए। पर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जो वो कहेंगे, वो क्या कहेंगे वो अभी आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो आपको मानना होगा। आज की क्लास इतनी लेते हैं, और अगर प्लीज़ आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है मैं आपकी कोई हेल्प कर पा रहा हूँ आपके सब्जेक्ट को ईजी करने में, समझने में, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर डाला करें थैंक्स का या कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसका,
कि आपको यहाँ पे ये चीज़ अच्छी लगी, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, इससे मुझे पता रहता है, इससे मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं आपके लिए और ढंग से मेहनत कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।